हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम में सिंपल पेंडुलम के केस को डिटेल में देखने के बाद अब वक्त है आगे बढ़ने का और एसएचएम के कुछ और केसेस देखने का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर अर्थ के आर पार कोई टनल खोद दी जाए। उसमें भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस जिसमें टनल अर्थ के सेंटर से होकर जाएगी और दूसरा केस जिसमें टनल अर्थ के सेंटर से होकर नहीं जाएगी। तो ऐसे किसी टनल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा? क्या उसका मोशन एसएचएम होगा? और अगर उसका मोशन एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये दोनों केस आज के इस वीडियो में देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, इस तरह का केस जब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, अर्थ के आर पार इतनी लंबी टनल खोदना जब प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, तो इस तरह का केसेस हम क्यों पढ़ते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा आदमी जिसने ये सारे केस बनाए हैं ना, जहां मिले वहीं पकड़ के मारो साले को। बट कोई नहीं, अब सिलेबस में है। फिजिक्स का काम प्रेडिक्शन करना भी है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो हमारे पास उसका साइंस, उसका फॉर्मूला पहले से ही हो। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो राइट डाउन द हेडिंग एसएचएम इन अर्थ टनल। सिर्फ ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। जब आप पेन पेपर लेके बैठोगे, नोट्स बनाओगे और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो एसएचएम इन अर्थ टनल का पहला केस हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पूरा पूरा अर्थ बनाना होगा। अब स्फीयर तो बना नहीं सकते, बोर्ड पे तो सर्किल ही बन सकता है, बट आपको यहां समझना होगा कि ये स्फीयर है और इसका ये प्रोजेक्शन बनाया गया है। ये है अर्थ का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो टनल ऐसे ही खोद लेते हैं, एक इमेजिनरी। ये है अर्थ का सेंटर और ये हमने इस तरह से इसमें एक टनल बना दी जो पृथ्वी के आर पार निकल गई। फिगर में देखने में लग रहा होगा कि अर्थ ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। ऐसा नहीं है। स्फेरिकल अर्थ है, उसमें बीच में एक पतली पाइप की जैसी टनल खोदी गई है, इमेजिनरी टनल। अब ये है अर्थ का सेंटर, इसको मान लेते हैं O। अब इसमें क्या करना है? हमें एक ऑब्जेक्ट को ले जाकर के छोड़ना है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां ले जाकर के छोड़ दें तो क्या होगा? अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी 0, यानी ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, यानी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर वो कहीं नहीं जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका मोशन हो या फिर ऑस्किलेशन हो, एसएचएम परफॉर्म करे, तो उसे उसकी मीन पोजीशन से ऊपर या फिर नीचे डिस्प्लेस करना होगा। तो ऊपर ले जाकर के छोड़ दें, यहां ले जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m। स्मॉल m किसका मास है? उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसे हमने टनल में छोड़ा है। यहां सेंटर से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लेते हैं स्मॉल x। अब क्या होगा? इस पे अगर हम लगने वाले फोर्सेस को देखें तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स Fg मान लेते हैं और वो किधर होगा? वो होगा टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऐसे अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हम सीधे सीधे उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो बना देते हैं mg। फोर्स का वैसे तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकलता है, वो होता है कैपिटल G। m1 यानी इस ऑब्जेक्ट जो कि इस केस में अर्थ है, अर्थ का मास me, m2 यानी ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास, और डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सिंस ये ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अर्थ की रेडियस यानी कि RE के इक्वल आती है। तो यहां हम लिखते हैं RE का स्क्वायर, और ये जो GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर है ये स्मॉल g होता है। तो सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल्स टू आता है mg।
इसमें कोई डाउट नहीं है। यही हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। यही हर जगह हम जब एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी में mg लगाते रहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप अर्थ के आर पार इस तरह से कोई टनल बनाते हो और यहां अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर के छोड़ते हो, तो ये पूरा का पूरा अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो x डिस्टेंस आपको दिख रहा है, x को रेडियस लेते हुए अगर हम यहां पे ऐसे एक स्फीयर इमेजिन करें, ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी हो x, तो अर्थ का सिर्फ ये इतना पार्ट, ये इतना पोर्शन जिसकी रेडियस कितनी है x, सिर्फ ये अर्थ का पार्ट, सिर्फ ये अर्थ का टुकड़ा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यानी इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सीधे सीधे Fg इज इक्वल्स टू mg जो हम लगाते आए थे वो नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कह रहे होगे अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो यहां पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। अब इसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड वील्ड का कॉन्सेप्ट, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पढ़नी, चीजों को बहुत सिंपल करके समझना चाहिए। तो ये जो आउटर शेल आपको दिखाई दे रही है, अर्थ का ये बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसको मोटे मोटे तौर पर यहां देख लो, कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में और आगे बढ़ो। तो देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ का अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लें, इस वाले पोर्शन को हम नहीं कंसीडर कर रहे और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, वही केस है। हम तो ये कह ही रहे हैं कि ये भीतर वाला जो स्फीयर का पार्ट है, अर्थ का पार्ट है, वो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स नहीं लगा रहा है, ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है वो इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो क्यों नहीं लगाता है, लगाता है बट नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको आप ऐसे मोटे तौर पर समझ सकते हो, ये जो आउटर शेल है इसको आप छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बांट दो, ठीक। अब देखो इसका फोर्स ऐसे मोटे मोटे तौर पर समझना है, उसी से समझ में आ जाएगा आपको। इसका फोर्स इधर, दोनों एक तरह से कैंसिल हो गया। इसका फोर्स आएगा ऐसे, ये वाला टुकड़ा इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये वाला टुकड़ा अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा नीचे। वैसे इसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट, तो वो भी कैंसिल होगा। बट ये वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए जुड़ेगा और जुड़कर एक बड़ा फोर्स बनाएगा, तगड़ा फोर्स बनाएगा। अच्छा, उसके बाद इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे, इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे। हालांकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, मुझे एरो छोटा बनाना चाहिए। तो इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे, इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे। इसका भी देखो दो कंपोनेंट, एक इधर और एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक इधर और एक डाउनवर्ड। फिर ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो दाएं बाएं आपको दिख रहा है वो कैंसिल आउट होगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो जुड़ेगा। फिर वैसे ही इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे और इस वाले पार्ट का फोर्स ऐसे, उसमें भी आप दो पार्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट और वर्टिकल कंपोनेंट, एक ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी के कंपोनेंट मिलेंगे, वो जुड़कर एक बड़ा तगड़ा फोर्स बनाएंगे। और इस वाले टुकड़े का तो फोर्स अभी हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया। ये वाला टुकड़ा बताओ, अच्छा इसके सबसे पास है ना, तो अगर ए और ये सबसे पास है तो इसका जो अट्रैक्शन होगा, इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, वो सबसे ज्यादा होगा। तो वो इतना ज्यादा होता है कि अकेले इन सभी को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस थ्योरी से, इस लॉजिक से आप मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो स्फेरिकल शेल है वो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू ले देके 0 हो जाएगी। तो बस इतना समझ लो, बाकी ग्रेविटेशन में कभी मिलेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाएंगे आपको। तो यहां ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट की वजह से लगेगा, सिर्फ अर्थ के उस हिस्से की वजह से लगेगा जिसका रेडियस कितना है x।
इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें एक ही फोर्स ही लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर इसको आपने यहाँ पे छोड़ रखा है और फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, इसको आपने कहीं बांधा नहीं है, कहीं लटकाया नहीं है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें मोशन डेवलप होगा। तो अगर जैसे ये एक मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रहे, मेरे हाथ ने इसको पकड़ रखा है जिसकी वजह से मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको फ्री किया जाए, इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में आता है। तो ये नीचे की तरफ यानी पॉइंट ओ की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ अपना मोशन स्टार्ट करेगा। इसमें वेलोसिटी आएगी, फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट भी इधर ही आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड है वो लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इस x की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी अर्थ का अब और छोटा पार्ट इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई पूछे कि यहां फोर्स का नेचर बताओ, तो आप कहेंगे फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल में भी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इसको आप ऐसे समझो कि आप साइकिल चला रहे हो, या कभी वो चलाया आपने जो एक ठेला होता है, ठेला या रिक्शा जो 3 पहिए वाला होता है, 3 पहिए वाले वैसे किसी चीज को आप चलाओगे ना, उसका जो बैलेंस होता है बहुत बहुत खतरनाक होता है, एक ही तरफ भागने लगता है वो। खैर, कभी मस्ती मस्ती में चलाना इस तरह से, कोई ठेला ले लो या कोई रिक्शा ले लो या साइकिल ही चलाओ और पीछे से अपने दोस्तों को कहो कि आपको धक्का दें। सपोज 4 दोस्त आपको मिलके धक्का देते हैं, उनका चारों का फोर्स आप पे लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। उनमें से अगर एक दोस्त हट जाए तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन लग तो रहा है ना। तो अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो अभी भी स्पीड बढ़ेगी, हाँ, जिस रेट से वो पहले बढ़ रहा था उस रेट से नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी भी स्पीड बढ़ेगी। तो यहां जैसे ही ये ऑब्जेक्ट छोड़ोगे, ये नीचे आएगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। एक्सेलरेशन ऑल्दो डिक्रीज हो रहा है तो भी इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, और सेंटर तक आते आते, सेंटर पे जैसे ही आएगा फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन तब तक अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुका होगा और ये इनर्शिया की वजह से उस पार निकल जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पार निकलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो यहां भी चाहे बीच में आप कहीं फिगर बना सकते हो और एफ जी की डायरेक्शन को ऊपर कर सकते हो, लेकिन यही बना देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो एफ जी की डायरेक्शन पलट चुकी होती। तो सोचो जरा, जैसे ही ये ओ पॉइंट को पार करेगा, वेलोसिटी नीचे और अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी नीचे हो और इस पे लगने वाला फोर्स ऊपर हो, इसकी वजह से एक्सेलरेशन इधर हो, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा, इसकी स्पीड लगातार घटेगी और घटते 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 फाइनली 0 हो जाएगी। फिर क्या होगा, फोर्स तो लगी रहा है, फिर ये मोशन शुरू करेगा, फिर ये जाएगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, वो पॉइंट को मैक्सिमम स्पीड से पार करेगा, उस तरफ निकलेगा। जैसे ही उस तरफ निकलेगा फिर एफ जी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो यहां आप देख सकते हो कि ये इसका जो मोशन है ये ओ पॉइंट के इधर उधर इधर उधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है। तो एसएचएम की पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, और इसके इस ऑस्किलेटरी, अभी भी वर्ड एसएचएम यूज नहीं करेंगे क्योंकि तीनों कंडीशन हमने प्रूव नहीं किया है कि ये फुलफिल कर रहा है। तो इसके ऑस्किलेटरी मोशन के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स इसको बार बार एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट से इसके सेंटर वाले पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन की तरफ खींच के लाता है, फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट उस पोजीशन को पार करता है, जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन पलट कर उसकी स्पीड को कम करता है, रोकता है, फिर वापस खींच के लाता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एफ जी। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि एसएचएम में कोई भी केस हम पढ़ें, चाहे स्प्रिंग का केस हो, चाहे फ्लूइड का केस हो, चाहे सिंपल पेंडुलम का केस हो, चाहे ऐसा कोई केस हो, तो सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, उस पर लगने वाले फोर्सेस को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए, फिर हमें वो फोर्स ढूंढना चाहिए जो रेस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ तो एक ही फोर्स ही है, एफ जी ही हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है। तो इतने एनालिसिस से ये क्लियर हो गया कि इसका मोशन ऑस्किलेटरी तो होगा, और नेसेसरी रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी।
इतना पॉइंट क्लियर? तो हम लिखेंगे यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल्स टू Fg विथ साइन। अगर आप लिखो ऊपर की डायरेक्शन जनरली y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, इधर x एक्सिस पॉजिटिव, इधर x एक्सिस नेगेटिव, ऐसे ही लेते हैं ना साइन कन्वेंशन। तो अगर साइन कन्वेंशन लें तो देखो x पॉजिटिव है बट Fg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो आप चाहे तो यहां माइनस भी लगा सकते हो। Fr इज इक्वल्स टू माइनस Fg। माइनस क्या बता रहा है? साइन, किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ध्यान से देखो Fr इज इक्वल्स टू माइनस, अब Fg की हमें वैल्यू लिखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। वो क्या होता है? G m1, m1 में अर्थ के इस हिस्से का मास लिखना होगा। इस हिस्से का मास m तो नहीं होगा, m तो पूरे के पूरे अर्थ का मास हम लेते हैं, इसको m डैश लिख दें। m डैश सिर्फ x रेडियस के स्फेरिकल अर्थ का मास है, तो ये हो गया m डैश G m1, m2 में इस ऑब्जेक्ट का मास और डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज x का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब Fr को हमने लिखा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन में मास किसका लिखते हैं? जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, जिस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका मास लिखेंगे m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई डैश एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू मिला माइनस जी एम ई डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब जो दूसरी कंडीशन होती है एसएचएम की, कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा है। ए और एक्स में जो रिलेशन यहां हमें दिख रहा है वो a प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, हालांकि प्रोपोर्शनल भी नहीं है क्योंकि ये और ये में से कैपिटल G तो कांस्टेंट है, m ई डैश कांस्टेंट नहीं है। अगर इसके मोशन को हम देखें तो जैसे जैसे इसका मोशन होगा ये जो m ई डैश है वो चेंज होगा। जब ये नीचे आएगा तो सिर्फ इतना अर्थ का पार्ट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मास चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो यहां ना ही सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है और ना यहां से हम ये कह सकते हैं कि a प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर होगा। अब क्या करें? अब क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक जुगाड़ लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो क्लास 6th-7th में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है आपने? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अर्थ की हम कैसी डेंसिटी लें? अर्थ पे कहीं पानी है, कहीं मिट्टी है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं गीली मिट्टी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो अर्थ की डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं, अर्थ की एक एवरेज डेंसिटी ले लेते हैं, अर्थ की एक एवरेज डेंसिटी ले लेते हैं। नोट दैट एवरेज हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे क्रिकेट के एग्जांपल से समझो, क्रिकेट तो देखते ही होगे। मान लो 50 ओवर का वनडे मैच हो रहा है, कोई टीम पहले ओवर में 2 रन बनाती है, दूसरे ओवर में 1 रन बनाती है, तीसरे ओवर में 10 रन बनाती है, चौथा ओवर मेडन जाता है। इस तरह से करते करते कोई टीम मान लो 50 ओवर में 300 रन बनाती है, तो हम कहते हैं एवरेज आया 6 रन्स पर ओवर। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर आप इनिंग को ऐसे समझ लो कि टीम ने हर ओवर में 6 रन बनाया, तो 50 ओवर में उसके 300 रन बन गए। तो 6 जो आ रहा है वो कैसा है? वो कांस्टेंट है। चाहे आप 1 ओवर से 15 ओवर के बीच देखो या 35 ओवर से 40 ओवर के बीच देखो, जो एवरेज है वो 6 ही रहेगा। तो एवरेज हमेशा कांस्टेंट होता है। नोट दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मान लेते हैं इस अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो है रो। लेट एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो। अब हम इस एवरेज डेंसिटी को अगर देखें तो चाहे हम पूरे अर्थ को लें उसकी एवरेज डेंसिटी रो ही होगी, चाहे हम इस पार्ट को देखें इसकी भी एवरेज डेंसिटी रो ही होगी क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, या फिर अर्थ के इतने टुकड़े को लें इसका भी एवरेज डेंसिटी वही होगा।
अब हम इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे और मास को चेंज करेंगे। यहां से फॉर्मूला क्या मिलेगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी हम कौन सी ले रहे हैं, एवरेज वाली। तो अब इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। फिगर को हटा दें, फिगर का आप कुछ ज्यादा रोल बचा नहीं है, चलो वैसे रहने देते हैं। अब देखो इस स्टेप के बाद हम क्या करने वाले हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस जी। अब इस एम ई डैश को चेंज करेंगे, कैसे, ये लिख लेना राइट साइड में, रो इज इक्वल्स टू एम ई डैश डिवाइडेड बाई वी की जगह पे वी डैश ले लेते हैं। वी डैश क्या है, सिर्फ इतने स्फेरिकल अर्थ वाले पोर्शन का वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू एम ई डैश डिवाइडेड बाई वी डैश, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां से एम ई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, रो इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। ए इज इक्वल्स टू माइनस जी रो, वी डैश क्या होगा, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस कितना है, एक्स, एक्स का क्यूब, और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ए की वैल्यू हमें मिली 4/3 पाई रो जी और एक्स और माइनस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब x को छोड़कर बाकी एक्सप्रेशन को देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस का भी सिग्निफिकेंस है, 4/3 पाई रो जी और x। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट के भीतर जो भी कुछ है वो कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो एवरेज डेंसिटी है कांस्टेंट, और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो यहां से दो चीजें क्लियर हैं। पहला चीज ये क्लियर है कि a प्रोपोर्शनल टू x होता है, एसएचएम की कंडीशन नंबर 2, और दूसरा चीज ये क्लियर है कि a की जो डायरेक्शन है वो हमेशा x के अपोजिट बनी रहेगी। अगर x पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो फिर a पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर अर्थ के आर पार कोई टनल खोद दी जाए और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन एसएचएम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एसएचएम के एग्जांपल्स में ये भी एक चीज ऐड हो गई कि अगर अर्थ के आर पार टनल खोद दी जाए और किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो इट परफॉर्म्स एसएचएम। तो हमने प्रूव किया है कि एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो अब हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम इसके एसएचएम का क्या निकालें, टाइम पीरियड निकालें। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। यही होता है जनरल फॉर्मूला। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया कितना, x, और एक्सेलरेशन हमने निकाला सॉल्व करने के बाद, ये रहा, इसमें से माइनस छोड़ेंगे, सिर्फ हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये आया 4/3 पाई रो जी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर 3 गया ऊपर और नीचे आया 4 पाई रो जी। ये है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। से देखने में कोई सुंदर तो नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है इक्वेशन। इसको थोड़ा हैंडसम बनाते हैं। इसमें 2 पाई को अंदर भेजें, 2 पाई को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 पाई इंटू 2 पाई कर दें, 2 पाई का स्क्वायर होगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई रो जी। अब देखो पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल। फाइनली जो आएगा, जो आपको याद रखना है, वो होगा ऊपर रूट ओवर 3 पाई और नीचे आएगा रो जी। ये देखने में अच्छा लग रहा है, छोटा भी है, हैंडसम लग रहा है। तो अर्थ के आर पार अगर किसी इस तरह से इमेजिनरी टनल को खोद दिया जाए और उसमें ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए तो उसका टाइम पीरियड आता है रूट ओवर 3 पाई बाई रो जी। एक तो ये पार्ट आपको समझना है। उसके बाद देखो इसमें इस इक्वेशन को फर्दर और चेंज किया जा सकता है। अब फर्दर कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अब उसको समझो। अब इसी के नीचे आपको निकला है नोट, इसके नीचे
अब बनाना है आपको एक नोट। नोट में देखो हमें टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या मिला, t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3π/ρg। अब अगर पूरे अर्थ के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू एम ई डिवाइडेड बाई वी। इसमें एम ई क्या लेंगे, पूरे अर्थ का मास, और वी क्या लेंगे, पूरे अर्थ का वॉल्यूम। तो T इज इक्वल्स टू 3π/, यहां से अब फिगर का थोड़ा सा पार्ट मिटा देते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम ई डिवाइडेड बाई, पूरे अगर अर्थ के वॉल्यूम की बात करें तो पूरे अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3π/r⁻³ इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से रो की वैल्यू हमें मिलेगी एम ई डिवाइडेड बाई, ऐसा करते हैं ना, इसमें से हमें जी को भी हटाना है, इसमें से हमें इस कैपिटल जी को भी हटाना है। तो ऐसा करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाई r²। पढ़ा है ये, यहां से लेते हैं, रो वाला फॉर्मूला छोड़ दो, ये फॉर्मूला पकड़ो, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई r²। ये होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। यहां से क्या करते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, इस एम ई को पूरे अर्थ के लिए, अब यहां एम ई को रिप्लेस करते हैं रो से। यहां कोपचे में मैं लिख देता हूं फॉर होल अर्थ। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, रो इज इक्वल्स टू एम ई डिवाइडेड बाई वी, वॉल्यूम ऑफ होल अर्थ। तो यहां से मास की वैल्यू क्या होगी, वो होगी रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई r²। इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, रो, वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, 4/3π/r⁻³ डिवाइडेड बाई r²। ये कैंसल। अब यहां से चाहे तो आप रो जी की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, रो जी की वैल्यू। हेंस रो जी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहां एक आर बचा हुआ है, 3 है नीचे, 3 गया उस तरफ, ये आ गया 3g और डिवाइडेड बाई, हम रो जी की वैल्यू देख रहे हैं, 3 इधर चला गया 3g डिवाइडेड बाई ये आएगा πr, और इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं, 3g डिवाइडेड बाई πr। इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ और भी बचा है, ये भी बचा है 4, ये छूट गया था। तो अब देखो इसमें ये चला गया पार्ट ऊपर, t इज इक्वल्स टू हमें मिला 3π डिवाइडेड बाई 3g इंटू 4πre, 3 से 3 कैंसिल, t इज इक्वल्स टू बहुत ही कमाल का इक्वेशन मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, ऊपर बचा रूट ओवर आर ई और नीचे बचा जी। बताओ अच्छा, ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, t इज इक्वल्स टू 2π रूट ओवर आर ई बाई जी। ये इनफाइनाइट पेंडुलम के एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, और इसी को याद करो, मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 84.6 मिनट। यानी अर्थ के आर पार अगर कोई टनल खोद दी जाए, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए, तो वो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में 84.6 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे का टाइम लेगा। तो ये कन्वर्जन समझ में आया, फिर से बता देता हूं, यहां तक तो हम लोग पहुंचे ही थे। स्मॉल जी का फॉर्मूला पकड़ो, उस फॉर्मूले में एमई को रिप्लेस करो। एमई क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। तो पूरे अर्थ के लिए अगर हम एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, तो वहां से मास मिलेगा एवरेज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लेंगे, पूरे अर्थ का।
तो पूरे अर्थ के वॉल्यूम के फॉर्मूले के लिए स्फीयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से रोजी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें रोजी की वैल्यू मिलेगी, उसको यहां पे रोजी की जगह रिप्लेस कर देंगे और कट पिट के ये फॉर्मूला आ जाएगा 2π√RE/g। पहला केस एकदम क्लियर। अब बढ़ते आगे केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, जो टनल है वो अर्थ के सेंटर से होके नहीं जाएगी। केस नंबर 2, इसको थोड़ा शॉर्टकट में निपटाते हैं ना, स्पीड में। देखो फिर से बनाना होगा अर्थ, ये है सेंटर। टनल हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसे ही बना देता हूं वर्टिकल। फिर से देखने में लग रहा है कि अर्थ कैसे दो टुकड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्फीयर है, उसके बीच में एक पाइप जैसा एक टनल खोदा गया है। अर्थ का सेंटर C, ये पॉइंट O मान लेते हैं, एक तरह से टनल का मिड पॉइंट होगा। और ऑब्जेक्ट अगर SHM करेगा तो उसका मीन पोजीशन होगा। यहां से X डिस्टेंस ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो इस पे पहली बात, सिर्फ R रेडियस का जो अर्थ है ये ही इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ये पॉइंट अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, FG। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। FG का एक कंपोनेंट मिलेगा इधर, FG cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा FG sin थीटा। तो इस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो इस कंपोनेंट की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस टनल की दीवार को ऐसे प्रेस करेगा और इसकी वजह से आएगा नीचे। तो हमें न सिर्फ टनल बनानी है बल्कि टनल को फ्रिक्शनलेस भी रखना है। ये टनल कैसी होनी चाहिए, खासतौर ये वाली जो इसकी दीवार है, ये वाली जो इसकी सरफेस है, इट शुड बी परफेक्टली स्मूथ। इसमें देखो ऐसा में कंडीशंस भी आ गई। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इसको प्रेस कर रहा है, रगड़ के चलेगा इसको। तो अगर रगड़ते हुए चलेगा तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन होगा तो फिर इसका SHM भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप स्पेस से, यानी यहां से कहीं इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, हमें इस रोटेशन को भी मानना होगा कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती भी है ना, तो अगर अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमेगी और बाहर से आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसका अजीबोगरीब मोशन होगा। ये नीचे भी आएगा, साथ ही साथ घूमेगा भी, तो ये घूमता हुआ ऐसे नीचे आएगा, तो फिर ये SHM की पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करेगा। तो इसमें SHM कराने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए। पहली कि अगर बाहर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा, इस जो सुरंग, ये जो टनल है, उसकी ये वाली जो साइड है, ये वाली जो सरफेस है, इट शुड बी परफेक्टली स्मूथ। ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर FG cos थीटा लग रहा है तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, और इसके ड्यूरिंग मोशन नॉर्मल रिएक्शन और FG cos थीटा हमेशा बैलेंस होंगे, तो वो आपस में ही लड़ मरे, उनको छोड़ो। बताओ अच्छा कौन सा फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स देगा, वेरी गुड, FG sin थीटा। तो यहां से लिख दें सीधे सीधे, रेस्टोरिंग फोर्स FR इज इक्वल्स टू FG sin थीटा। विथ साइन लिखना है, माइनस लगा दो, x पॉजिटिव, FG sin थीटा नेगेटिव। अब फिर से वैसा ही इसमें आगे प्रोसीजर करेंगे। FG की वैल्यू हमें लिखनी है, वो लिखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। G m1 की जगह मास ऑफ द अर्थ में सिर्फ इतने पोर्शन का मास, उसको मान लेते हैं me डैश, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। m2 की जगह इस ऑब्जेक्ट का मास जिसको हमने छोड़ा है, डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विच इज r, ये हुआ FG। साइन थीटा की भी वैल्यू लगे हाथ तो लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनियस r, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई r।
एफ आर की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई डैश एम आर क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स। एम से एम कैंसिल, ए की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है जी एम ई डैश डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स। क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वैसे वैसे इसका आर वेरिएबल होगा और इसका एम ई डैश भी वेरिएबल होगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एस एच एम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसमें फिर से वही जो एवरेज डेंसिटी है उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेट अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? रो। तो अगर सिर्फ इतने पार्ट के लिए देखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू इतने पार्ट का मास डिवाइडेड बाई इतने पार्ट का वॉल्यूम, उसको वी ई डैश लिख लेते हैं। ये जो छोटा वाला आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? आर। तो ये हो गया माइनस जी एम ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी? रो वी ई डैश डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वी ई डैश की वैल्यू लिखो। वी ई डैश क्या है? अर्थ का वॉल्यूम। पूरे अर्थ का नहीं, कितने पार्ट वाले अर्थ का जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस जी रो, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड भी है आर क्यूब इंटू एक्स। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ए की वैल्यू मिली -4/3 पाई रो जी इंटू एक्स। अब देखो यहां से दो चीजें फिर से क्लियर हैं, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स और दूसरा ए और एक्स के अगर हम डायरेक्शनल एनालिसिस करें तो एक्स पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये एसएचएम की दूसरी और तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब अगर टनल अर्थ के सेंटर से होकर नहीं जाएगी तो भी उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। और ये एकदम सेम वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो पिछले वाले केस में आया था। तो यहां से आप आराम से टाइम पीरियड जैसे हम लोगों ने पिछले वाले केस में कैलकुलेट किया था एकदम वैसा ही कैलकुलेट करेंगे और एकदम वही आएगा भी। तो फिर से यहां से t की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कितना? √3 पाई बाई रो जी। और यही सॉल्व करने पे ये भी आया था। इसमें चाहे तो आप रो की भी वैल्यू सिंपली चेंज करोगे तो कटपिट के आ जाएगा 2 पाई √RE बाई जी। अब इसमें नीचे एक तगड़ा नोट आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। पहला आपको लिखना है टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट पेंडुलम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिलीज्ड इन अर्थ टनल बोथ इन केस 1 एंड केस 2 ब्रैकेट में, यानी दोनों ही स्थितियों में चाहे टनल सेंटर से होकर जाए चाहे ना जाए, इज इक्वल्स टू देखो अर्थ के अगर नियरेस्ट ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट छोड़ा जाए तो उसके एक रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो भी इतना ही आता है। तो वो भी लिख लोगे कि टाइम पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू, फिर लिखोगे 2 पाई √RE बाई जी इज इक्वल्स टू लिखोगे √3 पाई बाई रो जी इज इक्वल्स टू लिखोगे 84.6 मिनट। तो यहां पे आपके ये दोनों केस खत्म होते हैं। आई होप आपको इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और सोचो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि सपोज x की वैल्यू दे दी गई कि भाई x RE/2 है। जब ये मीन पोजीशन पे होगा तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो Vmax क्या होता है? Vmax क्या होता है? प्लस माइनस a ओमेगा, एक इस तरफ आते समय एक जाते समय। मैग्नीट्यूड देखें तो a ओमेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? x की वैल्यू क्वेश्चन में दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे RE/2 है तो ये आ गया RE/2। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, और t की वैल्यू यहां से पुट कर लोगे RE/2
2 पाई बाई टी की वैल्यू 2 पाई रूट ओवर आर ई बाई जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर ई बाई 2, ये आएगा रूट ओवर जी बाई आर ई, पलट जाएगा। इस आर ई को चाहे तो आप अंदर भी भेज सकते हो, अंदर भेजोगे तो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट आर ई स्क्वायर जी बाई आर ई, एक आर ई से आर ई भी कैंसिल, फाइनली आएगा 1/2 रूट ओवर जी आर ई। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन अभी करेंगे आखिरी के वीडियोस में, तो मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करता हूं। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब सिंपल पेंडुलम के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो एक दो क्वेश्चन बने वो मैंने बता दिया आपको, नहीं तो डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन बन सकते हैं तो बनाएंगे क्वेश्चन, उसको आखिरी में देखेंगे। फिर नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं, जेई में जितने क्वेश्चन आए हैं, उन सबको भी देखेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली वीडियो से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, विच इज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जैसे ही देखते हैं कि स्प्रिंग लगी हुई है, हाथ खड़े कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो स्प्रिंग की मेरी वीडियोस देखने के बाद स्प्रिंग का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।